वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि हम छोटी छोटी वीडियो में चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करते हुए दिक्कत ना हो। और एट द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर वी विल प्रोवाइड यू चार्ट देंगे आपको, एक छोटी सी वीडियो देंगे चार्ट के साथ, पूरे चैप्टर का क्रक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में बहुत जरूरी है। कोई भी लॉ आता है तो पहले हमें चेक करना पड़ता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। सबसे सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ क्या है हमारे देश में? हमारा संविधान। संविधान से ऊपर कोई लॉ नहीं है। अगर कोई बात संविधान में लिखी हुई है उसका कोई काट नहीं कर सकता। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो संविधान को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स हमें समझना है, साथ में हमें लॉ भी समझना है। बेसिकली हमारी जो गहराई बातें जो रहेंगी, जो डीप बातें रहेंगी, वो लॉ पे रहेंगी। हम लॉ को समझेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये हमने रखी है कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों पे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को समझने के लिए। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है हमारे संविधान का। हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सुप्रीम बॉडी ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है हमारे देश में, सबसे बड़ा लॉ है ये। और इसका एक प्रेम्बल है। प्रेम्बल होता है किसी भी लॉ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी लॉ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रेम्बल है। प्रेम्बल, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो प्रेम्बल लिखा गया कि हमारे संविधान का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर किसी लॉ में कोई क्लैरिटी नहीं होती, जैसे मान लो जीएसटी लॉ का कोई सेक्शन है, सेक्शन 22 दैट टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन। अगर उस रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कोई क्लैरिटी नहीं है तो हम उसके प्रेम्बल में जाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव में जाते हैं कि सेक्शन को बनाया तो किस लिए बनाया गया। अगर वहां से हमें क्लैरिटी मिल जाती है तो हम उस सेक्शन को इंटरप्रेटेट करने में, उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो प्रेम्बल है इसका, और इसके 22 पार्ट हैं कंटेनिंग 12 शेड्यूल। शेड्यूल क्या होते हैं दोस्तों? शेड्यूल आर पार्ट ऑफ लॉ। अगर मान लो जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट बनाते हुए तो आप क्या करते हैं? एनेक्चर लगाते हैं। जैसे मान लो फिक्स असेट्स के आपने बनाया, फिक्स असेट्स को डिफाइन करने का आपने बोला सी एनेक्चर 1। तो एनेक्चर क्या होते हैं? दे आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसी तरह से जो आपके शेड्यूल होते हैं किसी भी लॉ में, जीएसटी लॉ में भी 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं और ये सारे के सारे शेड्यूल दे आर पार्ट ऑफ लॉ, लॉ का पार्ट है ये। पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स एमर्ज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनी टैक्स लॉ विच इज नॉट इन कंफॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड। कह रहे हैं कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी हुई है उसके विपरीत कोई आपने लॉ बना दिया तो वो इलीगल है, इलीगल है, वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है? पीछे से ही खत्म, मतलब पीछे से ही वॉइड है। वो जब से बना है, जब से उसको इनवैलिड ही मानेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें आज ये भी समझना पड़ेगा जीएसटी लॉ पढ़ने से पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी के बारे में क्या बोलता है। तो बाकी इसमें बातें लिखी हुई हैं कि हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाने की पावर सबको दी जाती है। जैसे कि कनाडा गवर्नमेंट जो है, कैनेडियन गवर्नमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट है। वहां पे स्टेट की, सेंटर की अलग चलती है। यूएस गवर्नमेंट फेडरल नहीं है। यूएस गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट का सिक्का चलता है। पाकिस्तान में क्या चलता है? सिक्का चलता है प्रधानमंत्री का। तो ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पे स्टेट की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, स्टेट की भी अपनी एक से है, स्टेट की भी अपनी एक वैल्यू है, स्टेट की भी अपना एक लॉ बनाने की पावर है। इसलिए बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। चलो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये बात होगी हमारी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग की। अब थोड़ी सी लेते हैं एडवांस अंडरस्टैंडिंग। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 365। जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन होते हैं उनको हम आर्टिकल बोलते हैं, सेक्शन नहीं बोलते, आर्टिकल।
आपको बीइंग ए सीए स्टूडेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, क्या आर्टिकल क्या रेफरेंस है। क्योंकि देखो हम सीए कर लेते हैं, बाद में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि हालांकि आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। हमें फंडामेंटल राइट भी पता होने चाहिए हमारे, कि हमारे संविधान ने हमें क्या फंडामेंटल राइट दिए हैं। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 265, ये एक बात बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? नो टैक्स शैल बी लेविड। लेविड का मतलब होता है, यहां मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी है, लिविड लिख दिया, लिविड की जगह ठीक कर लो आप इसको। स्पेलिंग यहां पे लेविड होगी, LEVIED, लेविड। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। तो नो टैक्स शैल बी लेविड, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के बिना आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। ये बात लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे, जब तक आप कानून नहीं बनाओगे, तो आप कोई टैक्स लगा नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। मान लो कल को कोई ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बन जाए और वो बोले जी हवा पे टैक्स है, हवा खाने पे टैक्स है, तो पहले हवा का टैक्स बनाओ भाई, हवा का लॉ बनाओ। ये बात संविधान ने बोल दी है कि जब तक आपके पास उसका रेडीमेड लॉ तैयार नहीं होगा, आप टैक्स लगाने की पावर नहीं है आपके पास। तो लॉ होना बहुत जरूरी है। और लॉ का मतलब यहां पे किससे है? लॉ का मतलब यहां पर है हमारे संविधान से, हमारे एक्ट से, कि आपके पास एक्ट होना चाहिए तभी आप लॉ बना पाओगे। यहां से पढ़ लेते हैं हम लोग, इसको दिक्कत हो रही है तो। नो टैक्स शैल बी, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल 265 है। फिर एक आर्टिकल है आर्टिकल 245। 245 बोलता है पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए पूरे इंडिया के लिए। इंडिया लेवल पे लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है। और स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास पावर है स्टेट लेवल पे। इसका मतलब ये इन्होंने कर दिया बंटवारा। मैंने को बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, इन्होंने बंटवारा कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर कोई मैटर है इंडिया लेवल का तो पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, अगर कोई मैटर है स्टेट लेवल का तो पावर है स्टेट लेवल, स्टेट लेजिस्लेचर। सर इन दोनों में ये दोनों होते क्या हैं? इसको बोलते हैं हम, पार्लियामेंट का मतलब होता है, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड पार्लियामेंट? सेंटर गवर्नमेंट होती है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये सेंटर गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी। और पार्लियामेंट इज अ हाउस ऑफ एमपीज। सारे के सारे पूरे इंडिया में जितने भी एमपीज हैं वो सब मिलके पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे बीजेपी पार्टी से नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट का मतलब है कांग्रेस प्लस बीजेपी प्लस ऑल पार्टीज, जितने भी एमपीज हैं सारे मिला के पार्लियामेंट बनाते हैं। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो केजरीवाल नहीं, अकेला केजरीवाल जी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, यानी कि सारे एमएलए जितने भी दिल्ली में हैं सब एमएलए मिलकर बनाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट के पास पावर है इंडिया लेवल तक के लॉ बनाने की, और स्टेट का दायरा रहता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ये बात लिखी है 265 में। क्लियर है? ये हमने क्यों डाला आर्टिकल? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट फेडरल है, फेडरल होने की वजह से दोनों को इंपॉर्टेंस देनी थी, इसलिए ये डाला आर्टिकल। अब अगला मुद्दा ये आ गया कि कौन सा टैक्स किसको दिया जाए। ये हम बात कर रहे हैं टैक्स की। ये तीनों आर्टिकल बेसिकली बात करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि हमें डील करने हैं गवर्नमेंट के साथ और टैक्स के साथ। तो ये जो आर्टिकल है ये बोलता है कि एक हमने 3 लिस्ट प्रोवाइड करी, 3 लिस्ट प्रोवाइड करी हमने। तीन लिस्ट दी हमने। 3 लिस्ट कौन सी हैं? जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है 7 शेड्यूल के अंदर। एक हमारी गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई कि कौन सी पावर किसको दी जाए। मैं यहां पे दिखाता हूं आपको 3 लिस्ट। ये 3 लिस्ट बनाई गई गवर्नमेंट ने।
बेसिकली इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कौन सी पावर किसको दी जाए। मतलब कि जैसे मान लो अगर इनकम टैक्स का मुद्दा किसको दिया जाए, स्टेट को दिया या सेंटर को दिया जाए, ठीक है। डिफेंस का मुद्दा किसको दिया जाए, एजुकेशन का मुद्दा किसको दिया जाए, केजरीवाल को या मोदी जी को। एक्साइज ड्यूटी का मुद्दा किसको दिया जाए, शराब का मुद्दा किसको दिया जाए। मतलब कि बंटवारा हुआ है चीजों को लेकर। आर्टिकल 245 में बंटवारा हुआ था एरिया को लेकर कि एरिया ये वाला मेरा है, ये वाला एरिया मेरा है। और 246 में बंटवारा हुआ है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर आइटमों को लेकर कि ये वाला जो मैटर है ये स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी, ये वाला मैटर डील करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हमारा संविधान बन रहा था 1950 में, तो भीमराव अम्बेडकर ने सबको बुलाया पार्लियामेंट के अंदर और डिसाइड कि टॉपिक वाइज बोला कि ये टॉपिक किसको दिया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए डिफेंस का मुद्दा किसको दिया जाए। आपको पता होगा डिफेंस का जो मुद्दा है वो हमारा किस लेवल का है, वो हमारा पार्लियामेंट लेवल का है, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं। अगर मैं बात करूं हमें देना है मान लो सेल टैक्स, तो सेल टैक्स हमारा स्टेट लेवल का मुद्दा है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है वो दोनों देखेंगे, सेंटर भी और स्टेट भी। तो इस तरह से लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 बनाई गई और इन तीनों लिस्ट के अंदर मैटर दिए हुए हैं जो मैटर इन तीनों को डील करने हैं। पहला मैटर देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लिस्ट 1 इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट और इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। एक मजे की बात बताऊं दोस्तों आपको मैं, आज तक हिंदुस्तान में कोई भी मैटर जो टैक्स से रिलेटेड है वो लिस्ट 3 में नहीं गया। लिस्ट 3 में सारे नॉन टैक्स मैटर हैं। जैसे कि एजुकेशन का मैटर मिलके करती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिलके करती हैं। तो कोई भी टैक्स का मैटर लिस्ट 3 में नहीं है। ये लिस्ट 3 क्या है सर, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। ये बेटा एक एरिया डिवाइड हुआ है। जैसे घर में आपके दिखते हैं कि हर एक फैमिली का एरिया होता है। सब्जी लेके आएगी मम्मी, खाना बनाएगी मम्मी, पापा जाके काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो हर एक बंदे का एरिया डिफाइंड है, ठीक है। बच्चों को स्कूल में पढ़ने जाना है, तो ये सारे एरिया डिफाइंड होते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट हमारे पास 2 हैं, सेंट्रल और स्टेट। इनका एरिया बांटना था कि एजुकेशन का मुद्दा किसको दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को। डिफेंस का मुद्दा किसको दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स किसको दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद मैं बात करूं एग्रीकल्चर इनकम स्टेट गवर्नमेंट को। अल्कोहल की इनकम किसको, सेंट्रल स्टेट वाले छोड़ते ही नहीं शराब को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऐसे ही एरिया बांटे गए। तो मैंने आपको बोला टैक्स का मैटर कोई भी नहीं है लिस्ट 3 में। और लिस्ट 3 में कौन से मैटर होते हैं, जो कि दोनों मिलके करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे लिस्ट 3 में कोई काम की चीज नहीं है, हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में फोकस करते हैं। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, ये दी गई यूनियन लिस्ट के अंदर। कस्टम ड्यूटी किसको दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि कस्टम जो है बड़ा मुद्दा है, नेशनल लेवल का मुद्दा है। फिर हमने कहा एक्साइज ड्यूटी किस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे और मोटर स्पिरिट पे, ये दी गई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को। टबैको पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और एनी अदर मैटर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 लिस्ट 3, ये सर्विस टैक्स के लिए आया था हमारा एक मैटर, एंट्री खाली छोड़ी हुई थी हमने, तो सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसे ही यहां पे देखेंगे अगर टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी। हालांकि किसी भी चीफ मिनिस्टर की ये पावर नहीं है अभी तक, वो उनके पास इतना गुद्दा नहीं है, दम नहीं है कि वो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सके। अभी तक ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने के लिए। तो एग्रीकल्चर हमारा माफ है, क्योंकि ये हमारा वोट बैंक होता है एग्रीकल्चरिस्ट, इसलिए इस पे टैक्स अभी तक नहीं लगा। एंट्री इसकी छोड़ी हुई है गवर्नमेंट ने लिखे। ड्यूटी ऑन एक्साइज किस पे, अल्कोहल पे। आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो ड्यूटी एक्साइज है वो पेट्रोल पे है और अल्कोहल पे जो पावर दी है वो स्टेट वालों को दी है। यानी कि इसका मतलब यह है कि स्टेट एक्साइज लगती है अल्कोहल पे और ओपियम एंड ये ड्रग्स वगैरह पे, ठीक है। टैक्स ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई डीजल, स्प्रिट, मोटर स्प्रिट, ये सारा दिया हुआ है हमारा स्टेट लेवल पे। ये एंट्री पढ़ाने का पर्पस क्या है सर आपका, हमें बोर कर रहे हो आप। अरे बोर नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आपको ये एंट्री पढ़ाने का पर्पस ये है कि हमारे को जीएसटी में जगह बनानी है कि जीएसटी कहां डाले हम। ये 3 लिस्ट आपके सामने हैं, इन 3 लिस्ट में से
हमें जीएसटी को फिट करना है। अगर गवर्नमेंट, आपको मैं मान लूं आप आईएएस ऑफिसर हैं या आप गवर्नमेंट के लॉ मेकर हैं और आपको मैं बोलूं कि इन 3 लिस्ट में से आपको कहीं ना कहीं जीएसटी को फिट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि अभी जीएसटी की एंट्री यहां पे डालनी जरूरी है। कोई भी टैक्स लगाने के लिए हमें उसकी एंट्री इन लिस्ट में डालनी पड़ती है, संविधान में डालनी पड़ती है। और जीएसटी को हम कहां फिट करें? आप बोलोगे जीएसटी को आप यहां फिट कर दो, नहीं सर जीएसटी को यहां फिट कर दो, जीएसटी को यहां फिट कर दो। जीएसटी को हम कहां फिट करें? इन तीनों लिस्ट में से। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। आप इतने सोचिए इसको कि जीएसटी को कहां फिट कर सकते हैं 3 लिस्ट में से। इस वीडियो में हमने पढ़े 3 आर्टिकल। पहला आर्टिकल 265 जो बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे आप टैक्स नहीं लगा सकते। दूसरा आर्टिकल 245 वो बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है इंडिया लेवल तक की, और स्टेट के पास पावर है पूरे स्टेट की, अपने स्टेट के अंदर लॉ बनाने की। तीसरा आर्टिकल था 246 जो बात करता है 3 लिस्ट की, 7 शेड्यूल में दी हुई है ये, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट में जीएसटी को फिट करना है। ये कैसे करना है, कैसे कब करना है और किस तरह से करना है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही। थैंक यू।